हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने सामाजिक विज्ञान हमारी अतीत पाठ 2 जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। प्रिय बच्चों, इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस पाठ में जैसा कि मैंने बताया कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश भारत में आती है। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली अंग्रेजी फैक्ट्री खुलती है और धीरे धीरे करके अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाते हैं। सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल जाती है और दीवानी मिलने के बाद में अंग्रेज़ एक तरह से बंगाल के राजा बन जाते हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम हमारे इस पाठ में चल रहा है। तो इस पाठ में जो भी प्रश्न बन रहे हैं उनमें से 45 प्रश्न बन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 से। तो बच्चों, ये जो प्रश्न हैं, अब हम पहुंच जाते हैं धीरे धीरे बंगाल से मैसूर। मैसूर पहुंचते हैं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? शेर ए मैसूर एक उपाधि है जो कि मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को दी गई है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो प्रिय बच्चों, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान और हैदर अली कहाँ के सुल्तान थे, कहाँ के राजा थे? तो प्रिय बच्चों, ये मैसूर के राजा थे। अगला प्रश्न, हैदर अली ने कब से कब तक शासन किया? हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के पिताजी, और इन्होंने 1761 से लेके 1782 तक शासन किया था। प्रश्न संख्या 50, टीपू सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया? बच्चों ध्यान दीजिए, 1761 से 1782 तक हैदर अली ने। 1782 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उस समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु होने के पश्चात 1782 में टीपू मैसूर का राजा बन गया और 1799 तक ये राजा बना। अंत में से अंग्रेजों ने 1799 में मार दिया था। अगला प्रश्न है, कंपनी मैसूर से क्या खरीदती थी? यानी मैसूर को क्यों आ रहे थे अंग्रेज? तो मैसूर में काली मिर्च, इलायची और चंदन की लकड़ी बहुत मिलती थी और इसे खरीदने के लिए अंग्रेज मैसूर में जा रहे थे। मैसूर में अब यहाँ थोड़ा सा और समझना कि मैसूर जो राज्य है, इस राज्य के राजा का नाम था टीपू और टीपू की दोस्ती थी फ्रांसीसियों से। अंग्रेज भी यूरोप के रहने वाले थे, फ्रांसीसी भी यूरोप के रहने वाले थे, दोनों ही व्यापारी थे। अब हम सब जानते हैं कि जब एक व्यापारी अच्छा व्यापार करता है तो दूसरे व्यापारी को उससे चिढ़ होती है, जलन होती है। तो अंग्रेज नहीं चाहते कि उनके टक्कर में कोई दूसरा व्यापारी आए और वो काली मिर्च, इलायची और चंदन की लकड़ी खुद ही खरीद कर खुद ही उसका मुनाफा कमाना चाहते थे। लेकिन फ्रांसीसियों के साथ टीपू की दोस्ती हो गई और टीपू ने ये सामान फ्रांसीसियों को बेचना शुरू कर दिया। जब फ्रांसीसियों ने के साथ ये ऐसा समझौता हुआ तो दोनों के बीच टकराव हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ कि आगे टीपू और उनके बीच में युद्ध हुए। ये आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न पहले ये पढ़ना है कि टीपू की दोस्ती किसके साथ थी? फ्रांसीसियों के साथ। अंग्रेज़ों से तो दुश्मनी थी। अगला प्रश्न, टीपू की सेना का आधुनिकीकरण किसकी सहायता से हुआ? देखिए, सेना का आधुनिकीकरण तो आजकल भी होता है, मॉडर्न जिसको अपन बोलते हैं सेना बनाना। तो उस समय भी सेना को मॉडर्न बनाने में हेल्प की थी इन फ्रांसीसियों ने। यूरोप के लोग थे, वो सेना के मामले में हमारे यहाँ की सेना से थोड़े ज़्यादा अच्छे थे, तोपखाने या जो भी नई नए हथियारों का प्रयोग करना। तो टीपू की सेना का जो आधुनिकीकरण करवाया था वो फ्रांसीसियों ने करवाया था। अगला प्रश्न, अंग्रेज और मैसूर के बीच कितनी लड़ाई हुई? तो कुल मिला के 4 लड़ाइयाँ हुई। 4 लड़ाइयाँ हुई, वो कौन सी हुई उनका विवरण हम नीचे देखते हैं। देखिए, पहला युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 तक हुआ था। दूसरा 1780 से 1784 तक हुआ था। तीसरा 1790 से 1792 तक हुआ था और चौथा युद्ध 1799। ये तो है इनकी सन या डेट या तारीख जो भी कह सकते हैं।
अब प्रश्न ये है कि चारों युद्धों में मैसूर की तरफ से लड़ने वाले राजा कौन थे। देखिए, पहले युद्ध में मैसूर के राजा थे हैदर अली। पहले में हैदर अली हो गए, दूसरे में भी हैदर अली थे, लेकिन ये युद्ध चला है 1784 तक। लेकिन हैदर अली जी मर गए थे 1782 में, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए 82 के बाद में ये द्वितीय युद्ध किसने लड़ा, उनके पुत्र टीपू ने। और तीसरे और चौथे में तो टीपू खुद ही राजा रहे थे। अब युद्ध के बाद हुआ क्या, पहला युद्ध जिसको बोलते हैं टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, तो ये भी ड्रॉ हो गया था, अनिर्णित था। ना मैसूर वाले जीते और ना ही अंग्रेज जीते, अनिर्णित रहा। और जब लड़ाई बंद हो गई तो दोनों ने एक संधि कर ली, उस संधि का नाम था मद्रास की संधि, 1769 में युद्ध के अंत के बाद। ये कहानी खत्म पहले युद्ध की। दूसरे युद्ध में क्या हुआ, 80 से 84 के बीच में शुरू हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसमें भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा अंग्रेज़ों को नहीं हुआ। और अंत में इसमें भी इन्होंने संधि कर ली और उस संधि का नाम था मंगलौर की संधि। और ये कब हुई, 1784 में। ये दो युद्ध मैसूर के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं थे और अंग्रेज़ों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं थे। लेकिन तीसरा जो युद्ध था 1790 से और 1792 के बीच, इस युद्ध में टीपू का आधा राज्य, लगभग आधा राज्य, उस पर कब्जा किसका हो गया, अंग्रेज़ों का। और आधा राज्य लेने के बाद फिर दोनों में एक समझौता हो गया और उसका नाम था संधि का श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 में। और लास्ट में क्या हुआ बच्चों, सबसे लास्ट में 1799 में टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने मार डाला और जो सहायक संधि की नीति थी लॉर्ड वेलेस्ली की, उस नीति को मैसूर ने अपना लिया। टीपू सुल्तान का वंश खत्म हो गया और एक पुराना वंश था वह वाडियार वंश, उस वाडियार वंश के राजा कृष्ण को मैसूर का राजा अंग्रेज़ों ने बना दिया। आगे देखिए टीपू की मृत्यु कब हुई, तो चौथा जो युद्ध हुआ था उसमें 4 मई 1799 में इसकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं टीपू के किस खिलौनों को अंग्रेज ले गए। देखिए, एक नकली शेर था और उस शेर का चित्र कक्षा 8वीं की किताब में बना भी हुआ है, उसको आप देख भी सकते हैं। वो एक खिलौना था टीपू सुल्तान का और अंग्रेज इसको उठाकर ले गए। अंग्रेज बहुत सारी चीज़ें ले गए थे, हमारे क्या बोलते हैं, क्राउन था, ताज था, बहुत सारी चीज़ें। आज भी टीपू सुल्तान की तलवार है और तख्ते ताऊ जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आज भी कहाँ हैं, इंग्लैंड में हैं। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो बच्चों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1761 में हुआ था। लड़ाई हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इस युद्ध से पहले मराठे बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हुआ करते थे और मराठों को हराना बहुत ही टेढ़ी खीर था। लेकिन किन्हीं कारणों से मराठे इस युद्ध में हार गए। अगला प्रश्न, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन हारा, तो अभी मैंने बताया मराठे हार गए थे। पानीपत युद्ध के बाद मराठा राज्य किन में बांट दिया, तो मराठों में क्या है कि अलग अलग प्रकार के वंश जातियां थीं, जैसे सिंधिया हुए, सिंधिया अपने ग्वालियर में होते हैं। जैसे अब अभी वर्तमान में माधवराव सिंधिया और ये उन्हीं के वंशज हैं। गायकवाड़ भी होते हैं, होलकर भी होते हैं और भोंसले भी होते हैं। ये सब कैटेगरी हैं, ये मराठों की थीं और इन्होंने राज्य को डिवाइड कर लिया। लेकिन ये जितनी भी जातियां थी ये सब किसके अंडर में रहती थीं, पेशवा के अंडर में। जब कभी बुलाना होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता, तो पेशवा इन सबको कंट्रोल करता था। तो इन सब का जो सर्वोच्च मंत्री था उसका नाम था पेशवा, मराठों के सर्वोच्च मंत्री। आगे देखिए मराठों के राज्यमंडल को, और जो राज्यमंडल होता है उस राज्यमंडल को कॉन्फेडरेंसी कहा जाता है। कॉन्फेडरेंसी क्या होती है, मराठों का एक राज्यमंडल होता है। अगला प्रश्न कि पेशवा कहाँ रहता था, तो पेशवा का जो मुख्य महल था वो पुणे में था, तो पेशवा पुणे में रहता था। अगला प्रश्न, मराठों के 2 प्रमुख योद्धा और राजनीतिज्ञ कौन थे, तो बच्चों मराठों में एक तो महादजी सिंधिया और दूसरे का नाम है नाना फडणवीस। ये बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे, प्रमुख योद्धा थे और सारी जो राजनीति थी इनकी इर्द गिर्द ही घूमती थी। अगला प्रश्न, अंग्रेज और मराठों के बीच कितने युद्ध हुए। देखिए अभी हमने पढ़ा मैसूर से कितने युद्ध हुए, 4, लेकिन मराठों से कितने हुए, 3। तो 3 युद्ध कौन कौन से, उनको हम देखते हैं। पहला युद्ध 1775 से 1782 के बीच में,
दूसरा 1803 से 1805, तीसरा 1817 से 1818। पहला युद्ध था वो अनिर्णित था, कोई इसका निर्णय नहीं हुआ और सालबाई की संधि हो गई 1782 में। दूसरा युद्ध था उसमें क्या हुआ कि मराठों से 3 जो जगह थी वो अंग्रेज़ों ने छीन ली, दिल्ली, उड़ीसा और आगरा। और इसके बाद क्या हुआ, इसमें बहुत सारी संधियाँ अलग अलग समय पर हुई थी, देवगांव की, राजघाट की, सुरजी अंजनगांव की और वसीन की। तो लास्ट वाली सुरजी अंजनगांव वाली संधि राजघाट की संधि हो गई थी। तो ये इस प्रकार संधियाँ हुई थी और हमें इतना इनको ज़्यादा याद मत करना, बस इतना याद रखना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन कौन सी जगहों पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो वो जगह थी दिल्ली, उड़ीसा और आगरा। इस पहले में ये याद करना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में हुई थी। तीसरे वाले प्रश्न में आपको इतना याद रखना है कि तीसरा आंग्ल मराठा कब हुआ था, 1817 से 1818 के बीच में। और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पेशवा पुणे में रहता था उसे अंग्रेज़ों ने वहाँ से हटा दिया और कानपुर के पास एक जगह है बिठुर, वहाँ बिठुर में भेज दिया। ये इंपॉर्टेंट बात याद करने लायक है। आगे देखते हैं बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा विलय की नीति और ये सारे। अब नई नीति आई, उसका नाम था सर्वोच्चता की नीति। इस नीति में ब्रिटिश शासन ही सर्वोच्च है, इस प्रकार की धारणा को अपनाते हुए आगे बढ़े। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि इस नीति को कब और किसने चलाया। तो उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कब से कब तक, 1813 से 1823 के बीच में चलाया। अगला प्रश्न है कित्तूर कहाँ है। कित्तूर एक राज्य का नाम था, वहाँ एक महारानी रहा करती थी और वो कित्तूर कर्नाटक राज्य में है। कित्तूर की महारानी का नाम क्या था, तो महारानी जी का नाम था चिन्नम्मा। चिन्नम्मा कहाँ की महारानी थी, कित्तूर की थी। अगला प्रश्न, कित्तूर की जो महारानी चिन्नम्मा, उनको कब अरेस्ट किया अंग्रेज़ों ने, कब गिरफ्तार किया, तो 1824 में किया। अगला प्रश्न है कि चिन्नम्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो 1824 में इनको अरेस्ट किया और 5 साल ये जेल में रहीं और 5 साल बाद 1829 में इनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। अगला प्रश्न, चिन्नम्मा के बाद कित्तूर की लड़ाई किसने लड़ी, तो वहाँ एक व्यक्ति था जिसका नाम था रायन्ना। चिन्नम्मा जी तो मर गई, तो रायन्ना जी ने सोचा कि कित्तूर की आज़ादी के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, तो रायन्ना जी ने लड़ाई लड़ी। अंग्रेज़ों ने देखा कि महारानी को हमने अरेस्ट किया 1824 में, 29 में वो मर गई, फिर बीच में नया आदमी कहाँ से आ गया, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, किसको, रायन्ना को, और पकड़ कर उसे फांसी पर चढ़ा दिया 1830 में। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिमी भारत पर, अपने भारत का हिस्सा उत्तर पश्चिम, उस पर क्यों कब्जा करना चाहती थी। देखिए उस समय क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो रूस एक बहुत ही शक्तिशाली देश था और रूस की जो सीमाएं थी वो हमारे उत्तर पश्चिम एरिया से टच कर रही थी। तो अंग्रेज़ों को डर लगता था कि कहीं रूस इधर नहीं आ जाए, कब्जा नहीं कर ले, जिससे हमारा व्यापार नष्ट नहीं हो जाए। तो रूस के डर के कारण वो हमारे उत्तर पश्चिमी भारत पर कब्जा करना चाहते थे। अगला प्रश्न, कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ लड़ाई कब लड़ी। अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम का एक भाग है। 1838 से 1842 तक लड़ाई लड़ी और अफगानिस्तान पर कंपनी ने कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के पास ही एक जगह है जिसका नाम है सिंध। 1843 में इस सिंध पर भी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न, पंजाब की महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, तो बच्चों पंजाब के बहुत ही एक ताकतवर राजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंह जी, और ये 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। जब तक इनकी मृत्यु नहीं थी तब तक पंजाब अंग्रेज़ों के कब्जे में नहीं गया, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के 10 साल बाद 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। ये सारे प्रश्न याद रखने हैं, NMMS से ही लेना देना नहीं है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए और आप सबकी कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए पॉइंट टू पॉइंट 1 लाइनर ये क्वेश्चन है। अगर इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो परीक्षक इसे बाहर दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने एक प्रश्न इसमें से बाहर छोड़ा ही नहीं है। अगला प्रश्न, विलय की नीति का जनक कौन था, तो विलय की नीति का जनक था लॉर्ड डलहौजी। तो प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं विलय नीति क्या थी। इस नीति के तहत यदि कोई
राजा जिसकी संतान नहीं होती थी, देखिए इसमें और भी पॉइंट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई राजा जिसकी अपनी स्वयं की संतान नहीं होती तो वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले जा सकता था, दत्तक पुत्र नहीं अपना सकता। गोद लेना है तो ले लो, लेकिन उस दत्तक पुत्र को राजा बनाने का अधिकार नहीं था। और इस नीति के तहत अंग्रेज उस राज्य पर कब्जा कर लेते थे। तो विलय की नीति का दूसरा नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इस नीति से किन किन राज्यों पर कब्जा किया उनको हम देखते हैं। अंग्रेजों ने सबसे पहले सतारा पर 1848 में, संबलपुर पर 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 और सबसे लास्ट में अवध 1856। इसका मैटर थोड़ा अलग था, इसमें जो क्या बोलते हैं कारण था वो कुशासन वाला बताया था कि सही प्रकार से शासन नहीं चल रहा है। बाकी इनमें तो वो पुत्र पुत्र वाला मैटर था, लेकिन अंतिम वाले में कुशासन वाला मैटर था। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन की प्रशासनिक या प्रशासकीय इकाई का नाम क्या था? तो जैसे अपने यहाँ आजकल हम बोलते हैं जिला, राज्य, तहसील, जो भी बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, उस समय ब्रिटेन के लोग हमारे यहाँ प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो जो प्रेसिडेंसी थी वो कुल मिलाकर कितनी थी उस समय? 3 थी, बंगाल, बिहार और बम्बई। बंगाल को आजकल डिवाइड हो गया है, पश्चिमी बंगाल हमारे पास है और बांग्लादेश अलग देश ही बन गया, ये पूरा एक ही बंगाल था। मद्रास जिसको आजकल हम चेन्नई कहते हैं और बम्बई इसका नाम बदल गया, इसको हम मुंबई कहते हैं। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। अब प्रश्न है कि प्रेसिडेंसी बन तो गई लेकिन इसका मालिक कौन होता था? तो प्रेसिडेंसी के मालिक का नाम था गवर्नर, इसका मालिक होता था गवर्नर। अगला प्रश्न, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का मालिक कौन था? गवर्नर किसका था? बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और तीसरा कौन सा था? मुंबई का, ये सॉरी बम्बई का गवर्नर। और इन तीनों के ऊपर होता था गवर्नर जनरल जो पूरे देश का होता था, और पहला था वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो अंग्रेजों ने जैसे जैसे अपने देश में शासन किया, तो बच्चों आप जानते हो सन 1773, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, 1773 में हमारे देश में एक कानून आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उससे 1 साल पहले अंग्रेजों ने एक व्यवस्था शुरू की, न्याय व्यवस्था, 1772 में। और उस 1772 में 2 प्रकार की कोर्ट बनाई, एक का नाम था दीवानी और एक का नाम था फौजदारी। ये हम पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। लड़ाई झगड़े, चोरी, हत्या वत्या, ये सारे मामले फौजदारी होते हैं और ज़मीन संबंधी और अन्य विवाद किस में आते हैं? दीवानी में आते हैं। तो दीवानी अदालतों का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? जिला कलेक्टर होता था। और इसी में मैं एक प्रश्न और जोड़ना चाहूँगा, हालांकि परीक्षा में इस किताब में नहीं है तो मुश्किल आएगा। 1774 में पहली कोर्ट का तो कलकत्ता में ये क्या बोलते हैं अपने कोर्ट बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, फौजदारी अदालतों का मुखिया। देखिए 2 अदालत थी, दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी का मालिक तो जिला कलेक्टर और फौजदारी में काजी या मुफ्ती होता था। काजी कौन होता था? काजी एक प्रकार का धर्मगुरु होता था और वो विश्लेषण, मुसलमानों में काजी और हिंदुओं में इसको हम बोलते हैं पंडित जी। तो पहले धार्मिक चीज़ों का ये विश्लेषण यही किया करते थे। आगे हम देखते हैं कि इंग्लैंड की संसद में कितने सदन होते हैं। तो प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी भारत की संसद है जिसके 3 अंग होते हैं और सदन की बात करें तो 2 होते हैं, एक का नाम लोकसभा और दूसरे का नाम राज्यसभा। लेकिन इंग्लैंड की संसद में इन्हें लोकसभा राज्यसभा नहीं कहते, इंग्लैंड में एक को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरे को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का मुकदमा क्या कहलाता है? तो दुराचरण का मतलब कोई व्यक्ति किसी अच्छे पद पर हो लेकिन वो गलत काम करता है तो उसे हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं महाअभियोग, मिला के बोलते हैं महाभियोग। हमारे भारत में भी ऐसा राष्ट्रपति के खिलाफ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ भी कर सकते हैं। आगे देखिए, वारेन हेस्टिंग्स। बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? तो यही व्यक्ति है जिसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। ये जब वापस अपने देश गया तो इस पर भी महाभियोग चला दिया। महाभियोग कितने साल चला? 7 साल तक चला। क्यों चला? इसके ही देश के लोगों ने आरोप लगाया कि इस व्यक्ति ने बंगाल में सही प्रकार से शासन नहीं चलाया। इस कारण को बताने के कारण इस पर महाभियोग चला था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों
कि वारेन हेस्टिंग्स को किसने सबका शत्रु और उत्पीड़क कहा? तो जिस व्यक्ति ने महाभियोग लगाया उस व्यक्ति का नाम था एडमंड बर्क। इसने क्या कहा कि ये व्यक्ति इंसानियत का शत्रु है, सबको परेशान करने वाला, उत्पीड़न करने वाला है, और इसी कारण से इस व्यक्ति के ऊपर महाभियोग लगाने वाला व्यक्ति था एडमंड बर्क। अगला प्रश्न है बच्चों, घुड़सवार को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवार कौन होता है? घोड़े को चलाने वाला, जिसको सवार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक क्या कहलाती है? तो ये प्रश्न भी याद रखना, मस्केट होता है, मस्केट। पैदल चलते हैं सिपाही और भारी भारी बंदूक होती है, उसको बोलते हैं मस्केट। अगला प्रश्न है बच्चों, पहले शुरुआती तौर पर जब बंदूक नई नई आई थी तो उसमें क्या है कि बारूद भर के, आजकल तो एकदम उंगली से सीधा चल जाता है, पहले माचिस से उसको जलाते थे तो उसको बोलते थे मैच लॉक। अगला प्रश्न है सिपोय। सिपोय का मतलब, पहले सिपोय होता था, उसको आजकल हम सिपाही कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, समुद्र मार्ग से इंग्लैंड से भारत आने में कितना समय लगता था? पहले की बात कर रहे हैं, जब अंग्रेज में आए कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने, यानी 6 से 8 महीने, इतने समय में ये इंग्लैंड से आते थे। और हमने इनका रास्ता भी पढ़ा था कि कहाँ होकर आते हैं। अंग्रेज़ अफ्रीका जाते, फिर केप ऑफ गुड होप जाती और उसके बाद हिंद महासागर आते और फिर भारत में आते। इतना लंबा सफ़र तय करके ये आते थे। लेकिन आप जानते हो जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, और जैसे ही भाप का आविष्कार हुआ तो जहाज़ भी भाप से चलने लगे। तो जो 6 से 8 महीने का रास्ता था वो रास्ता मात्र 3 हफ्ते का हो गया। 3 हफ्ते में ही ये इंग्लैंड से भारत आने लग गए। अगला प्रश्न, 1857 तक कंपनी ने भारत के कितने % भूभाग पर अब कब्जा कर लिया? तो बच्चों लगभग 63% पर भूभाग पर कब्जा किया, और जिसमें 78% आबादी रहती थी। और आज का लास्ट प्रश्न, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं, उसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। तो प्रिय बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है इसका मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है NMMS, इसमें 100% आपका चयन करवाना। दूसरा कक्षा 8 है, इसमें आपको सामाजिक विज्ञान में A ग्रेड दिलवाना। आपको जानकारी होगी, और जो आपके बड़े भाई बहनों से पूछना, हिंदी में, अंग्रेजी में, विज्ञान में, अन्य विषयों में A ग्रेड लाना सरल है। सबसे कठिन है तो वो किस में है? सबसे कठिन है तो सामाजिक विज्ञान में। डीपली पढ़ना पड़ता है, अंदर तक पढ़ना पड़ता है, और वो मैं प्रत्येक प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाने के प्रयास कर रहा हूँ। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी यदि अंदर तक हम पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा इस किताब में से प्रश्न नहीं बन सकते। तो बच्चों, मैंने जो प्रश्न अभी आपको यहाँ बताए हैं, जो भी मैंने आपको उपलब्ध करवाया है, उससे पूर्ण रूप से मनोयोग से पढ़ें, तैयारी करें। आपको शुभकामनाएं। और अंत में यह कहूँगा कि इसी प्रकार के नए नए वीडियो और रोचक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके, आपकी नोटिफिकेशन में आ सके। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।